मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज साक्षी मनपे और आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स कवर किया। यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, कौन कौन इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन पढ़ सकता है, स्टूडेंट पढ़ सकता है, हाउसवाइफ पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है। इकोनॉमिक्स आपको बेसिक डिसीजन लेना यानी लाइफ का डिसीजन लेना सिखाती है। आप क्या चूज कर सकते हैं, किस चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये सब आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसके पीछे आपको इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक का रीजन पता चलेगा। इकोनॉमिक्स आप क्यों पढ़ रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस स्टोरी में पता चलेगी। सो स्टोरी ध्यान से सुनना। तो बात ऐसी है कि छोटा सा बच्चा रहता है जिसके पास रहते हैं 100 रुपए, यानी उसकी मम्मी ने उसे 100 रुपए दिए रहते हैं। तो 100 रुपए का राहुल सोचता है, या उस बच्चे का नाम था राहुल। राहुल ये सोचता है उस 100 रुपए का मैं करूँ क्या आखिर। तो 100 रुपए के राहुल के पास रहते हैं दो ऑप्शन। तो राहुल ये बोलता है कि या तो मैं उसकी बर्गर पार्टी कर लेता हूँ, खुद ही खा लेता हूँ बर्गर, या तो मैं चल देता हूँ मूवी देखने। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि राहुल के पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रहते हैं, लेकिन उसकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड रहती है। तो वो उस 100 रुपए में वो दोनों चीजें कवर कैसे करे। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसे हम बोलते हैं स्कैरसिटी। तो इकोनॉमिक्स का पहला कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब वो चीजें होती जहां पे आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड रहती है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या रहती है, लिमिटेड। यानी राहुल के पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रहते हैं, लेकिन उसकी वांट्स बहुत सारी है। उसे मूवी देखना है और उसे बर्गर खाना है, या तो फिर उसे दूसरी चीजें करना है। दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो स्कैरसिटी आप स्क्रीन में देखेंगे, वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरीथिंग वी वांट इन अवर लाइफ, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स इक्वल्स टू स्कैरसिटी। ठीक है। अब देखो, स्कैरसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होता है। स्कैरसिटी मतलब होता है लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये सब मिलाकर हमारा क्या बनता है, स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको चॉइस लेनी पड़ती है। अब देखो, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आपको ये बताती है कि जब राहुल के पास दो चॉइसेस थी, ठीक है, या तो वो बर्गर चूज करता है या तो वो मूवी लेता। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमें ये बताया जा रहा है कि राहुल को यहाँ पे चूज करना है कि वो क्या चूज करे। अगर वो बर्गर चूज करेगा तो उसे मूवी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर वो मूवी चूज करेगा तो उसे बर्गर को सेक्रीफाइस करेगा। ये दोनों में से उसे कोई एक चॉइस लेनी है। अब जो भी यहाँ पे जो बेस्ट एक डिसीजन वो लेगा और जिसे वो छोड़ेगा उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो चीज होती है व्हेन वी चूज वन थिंग we give up another good option. That give up option is called opportunity cost. यानी अगर राहुल यहाँ पे बर्गर चूज कर रहा है एंड मूवी को वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मूवी को जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे लाइन पढ़िए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट वी सेक्रीफाइस व्हेन वी मेक अ चॉइस। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें चॉइस लेना सिखाता है, हम किस चीज को हटाएंगे और किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी में चलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल डिसीजन नहीं लेगा, पूरी कंट्री डिसीजन लेती है। पूरी कंट्री यहाँ पे 3 लेवल में डिसीजन लेती है। राहुल यहाँ पे 2 लेवल में ले रहा था, यानी अपॉर्चुनिटी यानी बर्गर या तो फिर वो मूवी। अब अपन अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंट्री यहाँ पे 3 लेवल में डिसीजन लेती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये बताया जाता है कि हमारा गोल क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें खरीदना क्या है,
हमें क्या बनाना है, दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस यानी हम वो चीजों को बनाएंगे कैसे, मेरा पढ़ने का मेथड क्या होगा, वे ऑफ स्केड्यूल मेरा क्या होगा, मैं अगर कुछ चीज बना रही हूँ तो उसे बनाने का मेथड क्या होगा, कौन सी मशीनरी मैं यूज करूँ, कौन सा प्लांट मैं यूज करूँ, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, किसके लिए मीन्स यानी फॉर हॉस्पिटल्स के लिए मैं चीजें बनाऊं, मैन्युफैक्चर करूं, या तो फिर स्कूल्स के लिए, या तो फिर कुछ छोटे बच्चों के लिए उसकी नीड्स के हिसाब से, दिस इज कॉल्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ओवरऑल कंट्री हमारी 3 लेवल में डिसीजन लेती है। 3 लेवल में मतलब कैसे, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये 3 स्टेजेस है कंट्री के। तो कंट्री 3 लेवल में लेती है, उनका गोल क्या है वो पहले डिसाइड करती है, उस गोल को वो अचीव कैसे करेगी यानी किस मेथड से अचीव करेगी, दिस इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी वो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दिस इज कॉल्ड 3 कंट्री लेवल डिसीजन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हमें ये बताता है कि हम स्कैरसिटी पढ़ लिए, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिए, यानी डिसीजन कैसे लेगी, एक इंडिविजुअल डिसीजन कैसे लेगा और एक कंट्री डिसीजन कैसे लेगा, ये 3 चीज हमने कवर कर ली। अब सुनो, इकोनॉमिक्स ना हमारी तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कितने, 3 पार्ट में क्या इकोनॉमी डिवाइडेड। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट का ही रोल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। एंड द सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल। एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि हमारी इंडिया की है, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी, इकोनॉमी तो आप समझ ले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपकी कितनी है। अब आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है, इकोनॉमिक्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स में आप चॉइस कैसे करोगे, यानी आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे लाओगे, कैसे चूज करोगे, बेस्ट ऑप्शन क्या लेकर, ये दिस इज कॉल्ड टेंडेंसी यानी ह्यूमन टेंडेंसी। एक ह्यूमन टेंडेंसी बताती है हमारी इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स हमें क्या बताते हैं कि एक इंडिविजुअल या तो फिर पूरी कंट्री किस वे में अपना डिसीजन लेती है, किस वे में अपना बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन चूजती है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स यानी चॉइस। ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू चॉइस। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, एक बुक है जो कि आपको थ्योरी पोर्शन कवर करती है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इंडिविजुअल के बारे में बताता है, यानी इंडिविजुअल मैं, इंडिविजुअल राहुल, इंडिविजुअल आप सब, ये क्या है इंडिविजुअल यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान किस वे में अपना डिसीजन लेता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी राहुल का यहाँ पे तुम डिसीजन अगर देखोगे तो राहुल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बर्गर या तो फिर वो मूवी चूज करता। अब जो वो डिसीजन ले रहा है वो अकेले राहुल का डिसीजन, ना कि उसकी मम्मी का डिसीजन, ना कि उसके पापा का डिसीजन है, ना तो उसके फ्रेंड्स का डिसीजन। दिस इज कॉल्ड माइक्रो, जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में हमें बताता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द सेकेंड पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ पे वर्ल्ड की फोटो है, ठीक है। अब वर्ल्ड के बारे में मतलब आप सब के बारे में, आप सब की चॉइसेस मैं देखूंगी, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस येलो शर्ट वाले को क्या पसंद है, ब्लू शर्ट वाले को क्या पसंद है, ग्रीन शर्ट वाले को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, हम सब की चॉइसेस अगर मैं मिलाकर देखूंगी, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेती है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज डिविजन एंड 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इंडिविजुअल की स्टडी बताता है एंड पूरे वर्ल्ड की स्टडी बताती है। ये किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है,
एक माइक्रो और एक तुम्हारा मैक्रो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, राहुल तो चीजें प्रोड्यूस कर लिया, मीन्स वो चीजों को समझ लिया, चॉइस कर लिया, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे वो जाता है बर्गर की शॉप में, बर्गर लेता है, ठीक है। अब वो देखता है ये बर्गर बनाने के पीछे कितने लोगों का हाथ है, यानी ये बर्गर बन कैसे रहा है। मशीन में तो जाके बन नहीं रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली तो हो नहीं रहा है। कुछ लोग तो होंगे ना, स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप होंगे, तो वो चीजें हो कैसे रही है। तो ओवरऑल हमारा बर्गर बन रहा है 4 चीजों से। सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये 4 चीजें नहीं होगी तो बर्गर का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो राहुल ये समझता है ये 4 चीज के बिना मेरा बर्गर बन ही नहीं सकता। मतलब लैंड भी जरूरी है, लेबर भी जरूरी है, कैपिटल भी जरूरी, एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है। ये 4 चीज जब बनेगी तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन। हमारा क्या होगा, बर्गर का प्रोडक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे बर्गर है, बर्गर का प्रोडक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो राहुल ये समझता है ये 4 चीज को मिला के मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मींस मेरा बर्गर बनता है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब अगर सबके डिमांड अगर बर्गर होगी, मुझे भी बर्गर खाना है, मेरी फ्रेंड को भी बर्गर खाना है, मेरे घर वाले को भी बर्गर खाना है, पूरी दुनिया को बर्गर खाना है, तो बर्गर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस ही बात है कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब डिमांड तो बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई, और साथ ही साथ अगर इन केस मान लो इसकी सप्लाई कम हो गई, बर्गर लोग बहुत ज्यादा बर्गर डिमांड कर रहे हैं लेकिन दुकान है ही नहीं अच्छी बर्गर की, या तो फिर एक ही दुकान है, तो बर्गर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी चीज की अगर सप्लाई कम हो जाती तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे राहुल ये समझता है डिमांड और सप्लाई से ही मेरा प्राइस बनता है, यानी जब तक डिमांड और सप्लाई नहीं होगी मार्केट में तब तक मेरा उस प्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, यानी जो भी हमारे पास आउटपुट निकल कर आ रहा है उसका प्राइस डिसाइड नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी डिमांड और सप्लाई मिलकर ही हमारा प्राइस डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट, अब जैसे डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शॉप बढ़ जाएगी। यानी समझ लो फॉर एग्जाम्पल 2 शॉप खुली है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाली शॉप है और एक थोड़ी डाउन क्वालिटी वाली शॉप है। अब ऑब्वियस ही बात है आप वही शॉप में जाओगे जहाँ पे क्वालिटी अच्छी है ना, कि टेस्ट जहाँ पे अच्छा है हम वहीं पे जाएंगे, हम सड़ी सी दुकान में नहीं जाएंगे, यानी लो क्वालिटी वाली दुकान में नहीं जाएंगे जहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली बात है वो दुकानें बंद हो जाती। एक साइड तुम देखोगे गुपचुप का ठेला बहुत अच्छा चल रहा होता है, दूसरे साइड गुपचुप का ठेला नहीं चल रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक ठेले में स्वाद बहुत अच्छा रहता है, एक ठेले में स्वाद अच्छा नहीं रहता है। तो वैसे बर्गर का भी केस वही है कि एक केस में बर्गर का स्वाद बहुत अच्छा है, एक केस में बर्गर का स्वाद अच्छा नहीं है। तो आप वही जाओगे जहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है। दिस इज कॉल्ड डिमांड, यानी कि जहाँ डिमांड रहेगी, जहाँ पे वैल्यू रहेगी, वहां पे उस चीज की प्राइस भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? और सप्लाई जहां पर कम हो जाएगी सप्लाई। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हम समझते हैं। राहुल वहां पे खड़ा था, राहुल ये देखता है एक बर्गर बनाने के पीछे कितनी सारी चीजें लग रही है, मींस रॉ मटेरियल लग रहे हैं, इनपुट्स यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल मींस बर्न्स यूज हो रहे हैं, चीज यूज हो रहा है, सब्जियां यूज हो रही है, वो आलू यूज हो रहे हैं, सारी चीजें यूज हो रही है, और उसके साथ साथ इनपुट यूज हो रहा है। इनपुट यानी कि लेबर यूज हो रहा है, कैपिटल यूज हो रहा है। अब इसको बनाने और पकाने का प्रोसेस के लिए मुझे मशीन चाहिए और फाइनल आउटपुट मेरा निकल रहा है बर्गर। तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम इसका प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अब इसकी कॉस्ट डिसाइड कैसे होती है। हमने देखा था डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू हमारी प्राइस डिसाइड होती है, लेकिन यहाँ पे बर्गर की प्राइस 80 रुपए है। तो राहुल ये बोलते हैं इस बर्गर में ऐसा खास क्या है जिसकी कॉस्ट इसकी 80 रुपए से इतना महंगा है, क्यों, ये प्राइस डिसाइड कैसे होती है, डिमांड और सप्लाई से तो होती है प्राइस डिसाइड, लेकिन और एक रीजन है, इस बर्गर की प्राइस डिसाइड होती है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, यानी आपकी रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल जितना महँगा रहेगा, जितने महँगे प्रोडक्ट्स उस बर्गर में लगेंगे, क्वालिटी लगेगी, उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी लेबर को भी कॉस्ट देना है, मुझे रेंट भी पेड करना है, कैपिटल का भी कॉस्ट देना है एंड अदर कॉस्ट भी लेना है। यानी ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मिलाकर उस बर्गर में ऐड होती है और उस बर्गर की फाइनल कॉस्ट बनती है ₹80। दिस इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड लास्ट में आपका फाइनल प्रोसेस से आता है प्रोडक्शन। एज उस बर्गर की कॉस्ट डिसाइड किससे होती है? डिमांड एंड सप्लाई से तो होती ही होती है एंड साथ ही साथ आपके रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इनपुट्स, ये सारी चीजें मिलाकर बर्गर में डालते हैं और वो बर्गर की फाइनल कॉस्ट निकल कर आती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, अगर एक बर्गर बनाने की टोटल कॉस्ट 40 है तो सेलर का यूज कितना हो रहा है? 60। तो प्राइस कितना हो जाएगा? 60 एंड कॉस्ट आपकी 40। तो प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है? 20 रुपीज। एक सेलर को उसका प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा ऐड करके निकालता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें तो हो गई। अब राहुल ये बोलता है कि एक बर्गर के पीछे मैंने पूरी इकोनॉमी पढ़ ली, यानी बर्गर के पीछे कितनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई भी देख रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस भी देख रहे हैं, इकोनॉमी डिसीजन कैसे लेती है, 3 पार्ट में डिसीजन लेती है एंड कितने टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, ये सब चीज मेरी एक बर्गर के पीछे आकर छुप गई है। एंड वो स्टोरी के थ्रू यहाँ पर आई है, राहुल की स्टोरी के थ्रू। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए राहुल को कि राहुल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इकोनॉमी बताया। अगर राहुल ये सारी चीजें नहीं करता तो मुझे शायद इकोनॉमी का एग्जाम्पल नहीं आता। तो थैंक यू टू राहुल। मजाक कर रही हूँ। सो अब राहुल की स्टोरी हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है कि राहुल शॉप में जाता है, ठीक है। राहुल शॉप में जाता है एंड वो शॉप वाले को पैसा देता है और उसके बदले में बर्गर लेता है। अब वो शॉप वाला वो पैसे को लेके कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है। और बैंक में जमा करता है और बैंक उस पैसे से हमें क्या देती है? लोन देती है। और वो लोन हम यूटिलाइज करते हैं एक इंडिविजुअल। तो बस ये बैंकिंग एंड मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि एक इकोनॉमिक्स में है। तो क्या है यहाँ पे? सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है, यानी मनी किस फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, पूरे सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैं शॉप गई, शॉप से बर्गर ली और पैसे दी, शॉपकीपर के पास पैसा आया और वो पैसा वो जाके बैंक में दिया, बैंक के पास वो पैसा आया और हम जब लोन लेने जाते हैं तो वही पैसा बैंक हमें देती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कॉन्सेप्ट। अब देखो हमारे पास पैसा आ गया, हमारी इनकम हुई। अब जो भी हम इनकम कमा रहे उसके पीछे गवर्नमेंट हमें बोलती भाई साहब तुम टैक्स भरो, तुम पैसा कमाया उसका थोड़ा पोर्शन तुम मुझे दो, और अगर तुम नहीं दोगे तो मैं उसके पीछे तुम्हें पेनल्टी चार्ज करूंगा। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट रोल। तो गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के पीछे। तो अगर इकोनॉमी है तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल आता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी जरूरी। और जब एक इंडिविजुअल टैक्स पेड करता है, किसको पेड करता है? गवर्नमेंट को पेड करता है। तो गवर्नमेंट उस पैसे का रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती। दिस ऑल फैसिलिटीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक एंड उससे हमारा प्राइस डिसाइड होता है। अब देखो ये सब चीज तो हम पढ़ लिए, मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एंड फिर ऊपर हमने पढ़ा गवर्नमेंट का रोल पढ़ा। अब ये सब चीज तो कंप्लीट हो गई इकोनॉमी के अंदर। अब ये सब चीज जब कंप्लीट हो जाती है, अब जब ईयर एंड होता है तो ईयर एंड में इकोनॉमी क्या करती है? साल भर में कंट्री ने कितना कमाया है वो सब चीज ऐड करती है, यानी पूरे इंडिया की इनकम कितनी आ रही है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी वो चीज होती है कि इंडिया कितना कमा रही है।
फार्मर ने कितना कमाया, बेकर ने कितना कमाया, सप्लायर ने कितना कमाया, कुक ने कितना कमाया एंड शॉपकीपर ने कितना कमाया। ये जितनी टोटल इनकम आ रही है सबकी वैल्यू हम ऐड करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो इन सब की वैल्यू को ऐड करके जीडीपी निकलता है। मतलब देश की इकोनॉमी में इस बर्गर से 100 रुपए की वैल्यू ऐड हुई तो हमारी कितनी हुई जीडीपी बर्गर यानी 20, 15, 10, 25 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 100 ऑफ जीडीपी। ये हो जाती हमारी जीडीपी ऑफ इंडिया मतलब इनकम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल दो इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हम साल भर में देखते हैं पापा के पास पापा की अभी इनकम कितनी हुई। ठीक है, साल भर में पापा कितना कमाया, साल भर में हमारा खर्चा कितना हुआ, महीने में हमारा खर्चा कितना हुआ। तो हम उस छोटे लेवल में जीडीपी कैलकुलेट करते, लेकिन ओवरऑल इंडिया के लेवल में अगर आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी की जीडीपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे हम टोटली 12 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है सबसे बड़े हम स्कैरसिटी पढ़े हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े हैं, कंट्री लेवल डिसीजन देखे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने इकोनॉमी देखी है एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है हमने वो देखा है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, राहुल किस टाइप से डिमांड और सप्लाई को डिसाइड कर पा रहा है, प्राइस डिसाइड कर पा रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, बैंकिंग एंड मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, एंड लास्ट इज जीडीपी। तो ये सब मिलाकर हमारी इकोनॉमी बनती है। तो थैंक यू टू राहुल, थैंक यू सो मच राहुल, आपने हमें इकोनॉमी बताया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, और अगर क्लियर हुई है तो प्लीज कमेंट्स ऑन, जितने आप कमेंट्स करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की वीडियोस बना पाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।